अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हमने बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन मेथड्स को सीखना है। स्टूडेंट्स, ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको मैं नंबर 2 पे रख रहा हूँ। नंबर 1 टॉपिक जो है वो ग्रोथ फेज मेरे हिसाब से, और नंबर 2 पे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। क्योंकि पेपर बनाने वाला जब पेपर बनाता है तो इन दो टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक से वो हर सूरत में क्वेश्चन जो है वो उठाता है। वो एमसीक्यू शॉर्ट या इवन लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का आगाज़ करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन का मेथड पाया जाता है वो स्टूडेंट्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। बैक्टीरिया ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मिसिंग है, या आप कह लेंगे ट्रू जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो मिसिंग है। आप एब्सोल्यूट भी बात कर सकते हो कि बैक्टीरिया में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, एब्सेंट है। लेकिन बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकम्बिनेशन के कुछ मेथड्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या है? तो देखो बच्चे, अब बैक्टीरिया ने जो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो आपको पता है कि जैसे पेरेंट सेल होता है वैसे ही डॉटर सेल होता है। तो उसके डीएनए में कोई फ़र्क नहीं होता, कोई चेंज नहीं आती। पेरेंट सेल डॉटर सेल की कॉपी होते हैं, आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, क्लोन होते हैं। तो अगर बैक्टीरिया सिर्फ ए सेक्शुअली ही रिप्रोड्यूस करें और इसके साथ कोई और प्रोसेस मैकेनिज्म अटैच ना करें, तो तमाम बैक्टीरिया का फिर डीएनए एक ही जैसा होना चाहिए। लेकिन जब हम बैक्टीरियल स्पीशीज़ को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कि बैक्टीरिया में तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है उनके जेनेटिक डीएनए के अंदर। तो ये वेरिएशंस कहाँ से आ गई जब वो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? बनता है ना एक क्वेश्चन, एक माइंड में चीज़ आती है कि भाई ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो सारे बैक्टीरिया का डीएनए एक ही जैसा होना चाहिए, उसमें कोई फ़र्क ना हो। लेकिन फ़र्क तो है, वेरिएशंस तो हैं। एक स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशंस हैं तो वो कहाँ से आ जाती हैं? तो इसका मतलब है कि कुछ और साथ इवेंट्स, प्रोसेसेस, मैकेनिज़म्स चल रहे हैं जो कि ये वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन वो बैक्टीरिया के अंदर वो प्रोसेसेस जो ये वेरिएशंस लेके आते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल में, उनमें से एक जो प्रोसेस है या एक अंदाज़ है, मैकेनिज़्म है, वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन का है। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन वो इवेंट है, वो प्रोसेस है, जो वो मैकेनिज़्म है जो कि क्या लाता है स्टूडेंट्स? जेनेटिक वेरिएशंस लाता है, ताकि वो स्पीशीज़ इवॉल्व कर सके, बैक्टीरियल स्पीशीज़ में एवोल्यूशन जो है वो पॉसिबल रहे। तो कुछ लोग जो है इस जेनेटिक रिकम्बिनेशन को सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कह देते होते हैं। अगर कहें तो वो मिसलीडिंग होगा, क्योंकि मिसलीडिंग इसलिए कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जब हम नाम लेते हैं तो उसमें मेयोसिस होती है, उसमें क्रॉसिंग ओवर है, अब उसके और इवेंट्स हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जेनेटिक रिकम्बिनेशन में तो किसी तरह की कोई मेयोसिस नहीं है, किसी तरह की कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। बाकी जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं, फ्यूज़ होते हैं, फिर जाइगोट बनता है, तो इस तरह जेनेटिक रिकम्बिनेशन में तो कोई गैमीट्स नहीं बन रहे, कोई फ्यूजन नहीं बन रही। तो अगर कोई बंदा जेनेटिक रिकम्बिनेशन को सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहेगा तो इसका मतलब है कि वो मिसलीड कर रहा है, क्योंकि जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अब हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन को बारी बारी डिटेल से डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसे बात की कि बैक्टीरिया ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन जो है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है। बैक्टीरिया मैक्सिमम जो बैक्टीरिया हैं वो बाइनरी फिशन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है वो बडिंग भी हमें नज़र आती है। बडिंग और बाइनरी फिशन दोनों ही आप 10th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 में आप एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स थे उनमें सीख चुके हैं। तो बाइनरी फिशन में एक जो पेरेंट सेल है दो में स्प्लिट हो जाता है, और बडिंग में आउटग्रोथ बनती है, बड बनती है। चूँकि हमने इसको अलग अलग डिस्कस करना है तो डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, तो दैट इज़ द बाइनरी फिशन। और कुछ बैक्टीरिया में हमें बडिंग नज़र आती है। बाइनरी फिशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? बाइनरी 2 के लिए फिशन स्प्लिट होने को कहते हैं। तो एक तो ये कॉमनेस्ट टाइप है रिप्रोडक्शन की बैक्टीरिया में, और फिर ये जब फेवरेबल कंडीशंस हैं तो तब इसको अडॉप्ट किया जाता है, यानी
ये पहली चॉइस होती है। अनफेवरेबल कंडीशंस में तो जो ऑर्गेनिज्म है उसको अपने सर्वाइवल की पड़ जाती है। जो स्पोर फार्मिंग स्पीशीज़ हैं वो स्पोर फार्मेशन शुरू कर देती हैं, कुछ सिस्ट बना लेती हैं। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो बैक्टीरियल जो स्पीशीज़ हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करेंगे। अब होता क्या है कि इसमें जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होगा, ये स्प्लिट होगा दो डॉटर सेल्स में। डिवाइड का वर्ड यूज़ करेंगे स्प्लिट का, स्प्लिट ज़्यादा बेटर है क्योंकि फिशन स्प्लिटिंग को ही कहते हैं। तो एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है, जो दो सिमिलर हैं, बिल्कुल पेरेंट सेल से मैच करते हैं, क्योंकि ए सेक्स बाइनरी फिशन ए सेक्स रिप्रोडक्शन है ना। तो जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो क्लोन होंगे, कॉपी होंगे जो पेरेंट सेल है उसकी। फिर अब इसके स्टेप्स क्या हैं, इवेंट्स क्या हैं, वही 10th में जो आप पढ़ चुके कि पहले जो बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, उसकी कॉपी बनेगी, जो रेप्लिकेशन है जेनेटिक मटेरियल की वो होगी। तो जो बैक्टीरियल डीएनए है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा और उस अटैचमेंट के बाद इसकी वहाँ पे रेप्लिकेशन होनी है बैक्टीरियल डीएनए से, उसकी कॉपी बनेगी। जो कॉपी बनने का प्रोसेस है उसको हम डीएनए से डीएनए का बनने का प्रोसेस रेप्लिकेशन कहलाता है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अच्छा भाई बैक्टीरियल डीएनए है तो सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या तकलीफ़ है, उसको जाके अटैच हो रहा है और वहाँ पर रेप्लिकेट कर रहा है, साइटोप्लाज्म में क्यों नहीं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में मीजोसोम्स का एक कंसेप्ट पढ़ा है। मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम्स रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी मीजोसोम्स के अंदर है। तो वहाँ पे वो जो मीजोसोम्स हैं वो कई तरह के, कुछ मीजोसोम्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक हैं उनमें मीजोसोम्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। कुछ बैक्टीरिया जो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं उनमें कुछ मीजोसोम्स में वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ ही कुछ जो मीजोसोम्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की इन्विजिनेशन हैं, लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा हमने इसको बनाया था, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्विजिनेट होती है, इन्विजिनेशंस बनाती है, जिनको मीजोसोम्स कहते हैं। तो इन मीजोसोम के साथ अटैच होगा बैक्टीरियल डीएनए और वहाँ उसकी रेप्लिकेशन होनी है, क्योंकि रेप्लिकेशन के एंजाइम्स वहाँ पे मौजूद। अब जब वो बन जाएगा, बैक्टीरियल डीएनए की कॉपी बन रही है, तो उसके साथ एक और इवेंट भी जो काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी हो जाता है कि बैक्टीरियल सेल का साइज़ बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें स्प्लिट होना है बच्चे। तो बहुत ही नन्ना मुन्ना सा छोटा सा सेल होगा, तो स्प्लिट होके और छोटे डॉटर सेल्स बनेंगे, तो उनको फिर बड़ा होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल सेल डिवाइड होने से पहले अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है, इनलार्ज करता है अपने आप को, ताकि जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें जो स्प्लिट होना है तो रीज़नेबल साइज़ के जो है वो डॉटर सेल्स बने। तो रेप्लिकेशन हो रही है, बैक्टीरियल सेल इनलार्ज हो रहा है, और जो इसी इनलार्जमेंट के दौरान जो डॉटर डीएनए है, डॉटर डीएनए यानी एक पेरेंट सेल के अंदर एक पहले से मौजूद डीएनए क्रोमोसोम मौजूद था, अब एक उसकी जो कॉपी बन गई है रेप्लिकेशन के बाद, जो कॉपी बन गई है उसको यहाँ पे डॉटर डीएनए कहा गया है। तो जो डॉटर डीएनए है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है रेप्लिकेशन में। दोनों जब ये कॉपी बन रही है, अभी डायग्राम में भी आपको दिखाऊंगा, तो दोनों साथ हैं, लेकिन फिर जब सेपरेशन शुरू होती है, बीच में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन बनना शुरू होती हैं, सेल इनलार्ज हो रहा होता है, बीच में नई सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन बन रही होती हैं, तो ये जो पेरेंट डीएनए और डॉटर डीएनए है, यानी ये दो कॉपीज़ जो हैं ये एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब बैक्टीरियल सेल ने स्प्लिट होना है दरमियान से। तो क्रॉस वॉल बनती है, जो क्रॉस वॉल यानी नई जो सेल वॉल है वो सिंथेसाइज होगी, नई सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिंथेसाइज होगी। इन दोनों को कलेक्टिवली क्रॉस वॉल यहाँ पे लिखा गया और बोला गया है। तो ये क्या करेगी, क्रॉस वॉल जो बैक्टीरियल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर जो दो कॉपीज़ हैं डीएनए की, उनको सेपरेट कर देगी। जो पेरेंट डीएनए है, ये एक कॉपी एक तरफ तो दूसरी कॉपी दूसरी तरफ चली जाएगी, और इवेंचुअली सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। अगर आप इनकी स्पीड देखें तो अगर कंडीशंस फेवरेबल हों, ऑप्टिमम कंडीशंस हों, तो फिर तकरीबन विद इन 20 मिनट्स में बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड होने की कैपेबिलिटी जो है वो मौजूद है। डॉटर सेल्स जो बने हैं वो फ़ौरन से ग्रो करेंगे, मेच्योरिटी पे पहुंचेंगे विद इन 20 मिनट्स, और फिर दोबारा से डिवाइड हो जाएंगे।
एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरियल स्पीशीज़ है, आपने नाम सुन रखा है शॉर्ट में, जिसको ई कोलाई भी हम कहते हैं। तो वो जो एस्चेरिचिया कोलाई है स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि अगर कंडीशंस मैक्स उसको सूट करते हैं, ऑप्टिमम है, तो 20 मिनट्स के अंदर एक बैक्टीरियल सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। और ये बहुत रैपिड स्पीड है डिवाइड होने की थ्रू द बाइनरी फिशन। अब इन्हीं स्टेप्स को नीचे शो किए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसको लेबल किया गया, ऊपर सेल वॉल को भी लेबल किया। अब पहले हिस्से में सिर्फ एक ही कॉपी है बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए की, फिर आप देखें कि जो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होगी, उसकी कॉपी बन रही है। और यहाँ पे आप देखो कि वो काफ़ी हद तक रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसकी कॉपी बन चुकी है। और साथ आप ये भी बीच में सेंटर में जो ब्लू और रेड लाइन जो है यहाँ पे लगाई गई, इसको सेंट्रलाइज किया गया है। तो ये न्यू क्रॉस वॉल है, यानी नई सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है बनने जा रही है। जैसे साइड पे लिखा है कि न्यू सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीइंग फॉर्म्ड, क्योंकि एक सेल जो है उसने 2 में स्प्लिट होना, ब्रेक होना है, तो बीच में नई सेल वॉल और नई सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बननी चाहिए। और इसी दौरान क्या हो रहा है कि वो जो रेप्लिकेटेड डीएनए है, यानी जो 2 कॉपीज़ हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल एक तरफ तो दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल दूसरी तरफ, नीचे आप देखें तो वो क्रॉस वॉल बनने से जो दोनों कॉपीज़ हैं डीएनए की वो सेपरेट हो चुकी हैं, एक तरफ और दूसरी तरफ। जैसे साइड पे लिखा भी है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेटेड बाय द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच में जो नई सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही है वो उन दोनों कॉपीज़ को अलग कर देगी। और एवेंचुअली क्या होगा अल्टीमेटली कि वो जो एक सेल है वो 2 डॉटर सेल्स, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। आइडेंटिकल इसलिए कि अगेन ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो दोनों सेल्स बनते हैं वो भी आइडेंटिकल है एक दूसरे के लिए। और अगर उसको पेरेंट सेल के साथ कंपेयर करें तो भी उनकी कॉपी हैं, तो इनको हम क्लोन्स भी बोलते होते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल ही तो हैं, एक जैसे ही तो हैं। तो ये था स्टूडेंट्स बाइनरी फिशन। बैक्टीरिया के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो दूसरा मेथड है वो बडिंग है। ये कम है, बहुत थोड़ी सी स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर आमतौर पे हमें बडिंग नज़र आती है। बडिंग में होता क्या है कि एक स्मॉल प्रोट्रूबरेंस बनती है। प्रोट्रूबरेंस यानी आउट ग्रोथ। अगर ये लफ्ज़ आपको मुश्किल लग रहा हो तो इसको हटा के आप प्रोजेक्शन लिख सकते हो, आउट ग्रोथ लिख सकते हो। अगर इसी को इस्तेमाल कर लो तो भी अच्छा है। तो वो जो मेन जो सेल है उसके बाहर इधर एक थोड़ा सा ये सम बना लें, तो इसके बाहर एक प्रोट्रूबरेंस यानी आउट ग्रोथ या प्रोजेक्शन बन रही है, जिसको बड का हम नाम देते हैं। एक किसी एंड पे ये बड बन जाएगी। अब जब ये बड बन गई है तो उसके बाद क्या हो जानी है, जीनोम की रेप्लिकेशन, यानी जो उसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद है उस एक क्रोमोसोम से एक और क्रोमोसोम का मॉलिक्यूल बनाया जाएगा, रेप्लिकेशन होगी। और जब दूसरी डीएनए की कॉपी बन गई है तो वो डीएनए मॉलिक्यूल उस बर्ड के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब जैसे ही बर्ड के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल पहुंचा तो बर्ड का जो है वो साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली जो बर्ड है वो पेरेंट सेल से अलग हो जाती है। और जब अलग हो गई है तो वो एक डाटर सेल के तौर पे, एक डाटर ऑर्गेनिज्म के तौर पे अब पहचानी जाएगी। अब उसको बर्ड नहीं कहेंगे, जब तक वो अटैच्ड है तब तक वो बर्ड है, लेकिन जब वो सेपरेट होगी तो अब उसको आप डाटर सेल कहेंगे। तो ये बडिंग का एक मेथड है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे ऊपर हमने इंट्रो में जिक्र किया कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। वजह क्यों नहीं है? क्योंकि बैक्टीरिया में मियोसिस नहीं होती, गैमीट्स नहीं बनते, उनकी फ्यूजन होकर जाइगोट नहीं बनता। इसलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मिसिंग है या ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पे फिर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पे बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र और गेन करने का एक मैकेनिज़्म जो है वो मौजूद है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, अपने आप को चेंज करने का, इवॉल्व करने का, अपने जेनेटिक मटेरियल के अंदर वेरिएशंस लाने के मैकेनिज़्म जो है वो मौजूद हैं। तो इसमें आम तौर पे होता है कि जो कॉमन है, अभी हम नीचे उनकी 3 टाइप्स में देखेंगे। कॉमनली ये होता है कि एक बैक्टीरियल सेल है, एक और बैक्टीरियल सेल है, तो दोनों पिलाई की मदद से जुड़ जाते हैं। तो एक बैक्टीरियल सेल से डीएनए का जो एक सेगमेंट है, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, ये जो प्लाज्मिड है,
दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, एक डोनर कहलाएगा, दूसरा रेसिपिएंट कहलाएगा। तो बहरहाल एक जो बैक्टीरियल सेल है उससे जेनेटिक मटेरियल समहाउ 3 तरीके हैं, अभी हम देखेंगे। समहाउ ये 3 वेज से एक बैक्टीरियल सेल से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल में दाखिल होता है, तो जिससे जो रेसिपिएंट है, रिसीवर बैक्टीरियल सेल है, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल है, उसका जो पहले वाला डीएनए अपना तो है ही है, साथ उसको बाहर से भी मिल गया, तो दोनों डीएनए जब कंबाइन हो गए हैं तो वेरिएशंस आ गए हैं, जिसको हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं। और इसी को एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी आर द जेनेटिक रिकम्बिनेशन। इसमें एक बैक्टीरियल जो सेल है उसका जेनेटिक कंटेंट, जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में दाखिल होता है और दूसरे सेल रेसिपिएंट सेल का हिस्सा बन जाता है। अब ये एक बैक्टीरियल सेल से जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल रेसिपिएंट तक पहुंचने के 3 तरीके हैं, और इन तीनों का नाम, खाली सिर्फ नाम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर आप यूँ भी हो सकता है कि तीनों की डेफिनेशन पूछ ली जाए, ये कोई से दो का डिफरेंस पूछ लिया जाए। सबसे ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इनमें है नहीं है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन है। और पूरा ये जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है बैक्टीरिया के अंदर, इस पूरे टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है वो इन्हीं कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आने वाला है। अब सोचो, बाइनरी फिशन तो आप और बडिंग तो आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए हो, तो इंटर में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये तो फिर मैट्रिक का ही लेवल हो गया। तो जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही है आमतौर पे उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, पुरानी मैट्रिक वाली के ऊपर थोड़ी ही पूछेंगे वो। तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन्हीं तीनों के ऊपर आमतौर पे इस टॉपिक से क्वेश्चन लिया जाता है। अब इन तीनों ही मेथड्स में क्या हो रहा है, तीनों ही जेनेटिक रिकम्बिनेशन की फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं, या 3 मैकेनिज़म्स हैं, 3 मेथड्स हैं ऑफ द जेनेटिक रिकम्बिनेशन। बारी बारी तीनों को हम डिस्कस करते हैं। पहले है जी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में 2 क्लोजली रिलेटेड जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, या आप कह लो कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के 2 सेल्स, या क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज़ हैं उनके 2 सेल्स आपस में कॉन्जुगेट होंगे, जुड़ेंगे थ्रू देयर पिलाई। स्पेसिफिक ख़ास तरह के पिलाई हैं जिनको सेक्स पिलाई हम कहते हैं, क्योंकि वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन में इन्वॉल्व है ना, तो इसलिए उनको सेक्स पिलाई कहा जाता है। तो ये जो 2 सेल्स हैं जो आपस में कॉन्जुगेशन करने जा रहे हैं, एक डोनर है, एक ने जेनेटिक मटेरियल देना है, दूसरे ने रिसीव करना है, तो इन दोनों को हम मेटिंग टाइप्स कहेंगे। और यहाँ पे वर्ड आया डिफरेंट मेटिंग टाइप्स। डिफरेंट मेटिंग टाइप्स इसलिए भी कि एक डोनर है, दूसरा रेसिपिएंट है, और इसलिए भी डिफरेंट मेटिंग टाइप्स कि एक जो देने वाला है अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहा है, प्लाज्मिड दे रहा है, आम तौर पे उस प्लाज्मिड के ऊपर जो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस है वो मौजूद है, हैवी मेटल की रेजिस्टेंस उसके ऊपर मौजूद है, ये बाकी जो मेडिसिनल मटेरियल्स हैं, मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस उस प्लाज्मिड के ऊपर मौजूद है। तो एक बैक्टीरियल सेल वो रेजिस्टेंस दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करना चाहता है, ताकि रेजिस्ट करने वाले बैक्टीरिया का नंबर जो है वो उस मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि वो एज ए होल मीडियम जो है वो किसी एक पार्टिकुलर सब्सटेंस को रेजिस्ट कर सकें। तो उससे ज़ाहिर बात है, अगर 2-4 सेल्स या 10 सेल्स या फ्यू नंबर ऑफ सेल रेजिस्टिव हैं तो इससे बचत हो सकती है, लेकिन अगर आलमोस्ट सारे के सारी सेल्स एक मीडियम में रेजिस्टिव हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो मीडियम रेजिस्टिव है, उसको ख़त्म करना, किल करना फिर चैलेंजिंग बन जाता है। अगर वो बॉडी के अंदर वो पूरी की पूरी कॉलोनी और वो इस तरह का ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स जो है वो ये बैक्टीरियल स्पीशीज़ मौजूद हो तो गड़बड़ हो जाती है, इन्फेक्शन जो है वो फिर स्प्रेड हो जाता है, उसको ख़त्म करना, ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंट मेटिंग टाइप्स हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि एक जो डोनर है उसके पास कुछ ख़ास तरह की जीन्स मौजूद हैं जो कि दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और जो लेने वाला है, रेसिपिएंट है, उसमें वो जीन्स नहीं है। अगर उसमें भी वो जीन्स मौजूद हों तो फिर फ़ायदा क्या। तो जो डोनर है उसके पास कुछ जीन्स हैं जो रेसिपिएंट के पास नहीं है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक ही स्पीशीज़ के 2 सेल्स हैं तो फिर भी वो जेनेटिकली डिफरेंट है, तभी हमने उनको यहाँ पे डिफरेंट मेटिंग टाइप्स कहा। मेटिंग का वर्ड है
यानी वो जो जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और सेक्स स्प्लाइस है वो एक जंक्शन बना रहे हैं, एक कनेक्शन बना रहे हैं, जिसको मेटिंग कहते हैं। तो वो जो कॉन्जुगेशन है, ये मेटिंग टाइप्स हैं, उन्होंने आपस में लिंक कैसे बनाना है स्टूडेंट्स। अब ये तीसरी तो चौथी दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सेक्स पाइलस यानी सेक्स पिलाई एक तरफ से और दूसरी तरफ से, यानी दो सेल हैं तो एक का सेक्स पाइलस दूसरे का सेक्स पाइलस आपस में फ्यूज़ होंगे, जुड़ जाएंगे, तो एक तरह की ब्रिज बन जाएगी, जिसको हम कॉन्जुगेटिंग ब्रिज का नाम देते हैं। और जारी बात है, ये जो फ्यूजन है, ये जो ब्रिज का बनना है, ये जो जुड़ना है उनका, ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट तो नहीं है कि हमेशा ही अब वो दोनों फिजिकली कनेक्टेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे। टेम्परेरी है, जब तक कि वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तभी तक ये कॉन्जुगेशन ब्रिज जो है वो एग्जिस्ट करेगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्जुगेशन ये फिर ब्रिज जो है वो टूट जाती है, यानी जो सेक्स प्लाई फ्यूज़ हुए हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जो कॉन्जुगेटिंग ब्रिज है, ये दो सेल्स को आपस में, मेटिंग सेल्स को जोड़ेगी, ज्वाइन करेगी। एक जो बैक्टीरियम है वो अपना डीएनए सेगमेंट जो है वो देगा, उसको डोनर कहेंगे, दूसरा जो है वो रिसीव करेगा उसको रेसिपिएंट कहेंगे। आम तौर पे जो डीएनए ट्रांसफ़र किया जाता है वो प्लाज्मिड है, ऊपर मैंने बताया, और इस ट्रांसफ़र के पीछे जो रीज़न मौजूद है वो मैट्रिक में भी आप पढ़ के आओ, पीछे लेक्चर्स में भी जिक्र किया, अभी भी मैंने बताया कि प्लाज्मिड के ऊपर ख़ास तरह की जीन्स हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर रही हैं, या बाकी जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं उनको रेजिस्टेंस या हैवी मेटल को रेजिस्टेंस शो कर रही होती हैं। तो इसलिए प्लाज्मिड दूसरे जो बैक्टीरियल सेल को मिलेगा तो वो भी रेजिस्टेंस जो है वो गेन कर लेगा, वो भी रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो आम तौर पे जो क्रोमोसोमल डीएनए है, मेन बैक्टीरियल डीएनए वो ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम मस्ट है, अगर कॉन्जुगेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए या ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो ये सिंपल से डायग्राम, इसमें कौन सा मुश्किल है। अब उसके अंदर ये देखो, उसका जो ये मेन डीएनए है, जो क्रोमोसोमल डीएनए वो इस तरह बनाया गया, आप इसको सिंपल बना लो, थोड़ा सा इसको बड़ा सर्कल, आप इसको सर्कल बना लो। यही अगर इसी तरह से बनाना है तो भी कौन सा ये मुश्किल काम है, तो आसान सी डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो फ्यूज्ड पिलाई लिखा गया, एक का सेक्स पाइलस दूसरे का सेक्स पाइलस फ्यूज़ होके कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बना रहे हैं, और एक से जो मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल का जो कंपोनेंट है, डीएनए या जो प्लाज्मिड है, वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो देने वाला जो है वो डोनर है और लेने वाला जो है वो रेसिपिएंट है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन की दूसरी टाइप है स्टूडेंट्स ट्रांसडक्शन, दूसरा मेथड ट्रांसडक्शन। अभी ऊपर कॉन्जुगेशन में हमने देखा कि एक बैक्टीरियल डोनर और रेसिपिएंट खुद ही एक दूसरे के साथ उन्होंने कॉन्जुगेशन किए, जुड़े हैं, किसी थर्ड पार्टी ने उनकी हेल्प नहीं की इस जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र में। जबकि ट्रांसडक्शन इसका अपोजिट है, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो इसको डिफ़ाइन करें तो ये भी ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल है एक बैक्टीरियम से दूसरे में, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ए थर्ड पार्टी, जो कि बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं। अंडरस्टूड सी बात है, बैक्टीरियोफेज ही कह दो, वायरस साथ कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता होता उनके लिए साथ ये वायरस का वर्ड लिखा जाता है। तो बैक्टीरियोफेज ये वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इनकी मदद से भी एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। होता क्या है एक्चुअल में, एक बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज दाखिल हो गया, उसके अंदर बैक्टीरियोफेज जो है वो रेप्लिकेट करेगा, बैक्टीरियोफेज के कंपोनेंट्स जो हैं वो जोड़ रहे होंगे, असेंबली हो रही होगी। तो जिस दौरान बैक्टीरियोफेज के कंपोनेंट्स असेंबल हो रहे होते हैं, उसी दौरान जो होस्ट बैक्टीरियम है उसका डीएनए का एक पोर्शन जो है वो उसका हिस्सा बन जाता है, उसके कैप्सिड में आ जाता है। उसके कैप्सिड के जो वायरल कैप्सिड है, जो बैक्टीरियोफेज है, उसके कैप्सिड का हिस्सा बन जाता है कौन, एक जो होस्ट बैक्टीरियम सेल है उसका डीएनए। बैक्टीरियल सेल जो कि होस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है, जारी बात है, फेज तो बैक्टीरियोफेज तो पैरासाइट है, बैक्टीरियोफेज पैरासाइट है, होस्ट जो है वो बैक्टीरियल सेल है। तो बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है उसका एक सेगमेंट है, वो जो वायरस है बैक्टीरियोफेज उसके कैप्सिड का हिस्सा बन जाता है। अब ये वाला जो बैक्टीरियोफेज है जिसके कैप्सिड में होस्ट बैक्टीरिया का डीएनए आ चुका है, ये बैक्टीरियोफेज जब किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा
तो वो जो बैक्टीरियल सेल का डीएनए का सेगमेंट था जो उसने प्रीवियस होस्ट बैक्टीरियम से लिया था, अब वो नए होस्ट को ट्रांसफ़र कर देता। तो एक को इन्फेक्ट किया, जब उसकी असेंबली हुई तो उसी दौरान क्या हुआ कि होस्ट बैक्टीरियल सेल का डीएनए बैक्टीरियोफेज का हिस्सा बन गया। वो बैक्टीरियोफेज जब नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो जो पिछले सेल से डीएनए मिला था वो अगले को ट्रांसफ़र कर देगा। इसी चीज़ को डायग्राम में देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, एक जो होस्ट बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर बैक्टीरियोफेज असेंबल हो चुका, अब इसने रिलीज़ होना है, तो असेंबल होने के बाद रिलीज़ हो रहा है। लेकिन जब इसकी असेंबली हुई है, जब ये होस्ट सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज बना है, इसकी असेंबली हुई, फार्मेशन हुई, सिंथेसिस हुई, तो इस दौरान उस बैक्टीरियल सेल का एक सेगमेंट, एक पार्ट इस बैक्टीरियोफेज का हिस्सा बन गया। अब ये यहाँ से रिलीज़ हुआ, एक नए सेल को इन्फेक्ट करेगा। जब नए सेल को इन्फेक्ट कर रहा है तो जहाँ बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है वो जा रहा है होस्ट सेल में, वहीं पे जो प्रीवियस बैक्टीरियल सेल था उसके डीएनए का सेगमेंट भी किधर चला गया, नए होस्ट सेल में। तो इस तरह एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में डीएनए का सेगमेंट ट्रांसफ़र हुआ विद द हेल्प ऑफ ए थर्ड पार्टी बैक्टीरियोफेज। इस मेथड को, मैकेनिज्म को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का तीसरा और आखिरी जो मेथड है दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है और कॉन्जुगेशन की तरह दो बैक्टीरियल सेल फिजिकली कनेक्टेड भी नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है कि दोनों तरह के सेल्स एक ही मीडियम में, एक ही इन्वायरमेंट में मौजूद है। तो एक जो बैक्टीरियल सेल है वो अपने डीएनए फ्रैगमेंट्स को इन्वायरमेंट में, मीडियम में रिलीज़ कर देता है। दूसरा बैक्टीरियल सेल भी उधर मौजूद है, वो उसी को पिक कर लेता है, अपटेक कर लेता है। तो एक ने मीडियम में रिलीज़ किया, दूसरे ने मीडियम से पिक कर लिया, और जिसने पिक किया है उसने वो डीएनए का फ्रैगमेंट अपने पहले से मौजूद डीएनए के साथ जोड़ दिया, मिला दिया, उसके साथ ज्वाइन कर दिया। जब उसने जो बाहर से मिला हुआ डीएनए का सेगमेंट अपने ओरिजिनल डीएनए के साथ मिला लिया है, तो अब ये क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया है। चूँकि उस रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल का डीएनए अब पहले जैसा नहीं रहा, चेंज हो चुका है, उसमें वेरिएशन आ चुकी है, तभी हम कहते हैं कि उसका डीएनए ट्रांसफॉर्म हो गया, वो बैक्टीरियल सेल भी ट्रांसफॉर्म हो गया, और इस मेथड को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आमतौर पर जब बैक्टीरिया की डेथ हो रही होती है, जब बड़ी तेज़ी से वो डिवाइड होते हैं, उस वक्त वो अपने डीएनए के फ्रैगमेंट्स अपने एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। उन्हीं फ्रैगमेंट्स को जो साथ दूसरे बैक्टीरिया मौजूद हैं वो अपटेक कर लेते हैं डिफ्यूजन की मदद से, और ये जो प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए एब्जॉर्ब हो रहा है सेल के अंदर, और इन्वायरमेंट से उसने डीएनए का जो सेगमेंट है, ये फ्रैगमेंट है, उसको पिक करके अपने डीएनए को मॉडिफाई कर लिया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। वो जो सेल है जिसने वो सेगमेंट अपटेक किया है उसको हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहेंगे। वो एक नई टाइप का सेल बन गया है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन गया। नीचे इसकी भी डायग्राम है, तो यहाँ पर देखें, एक जो सेल है बेचारा वो अपने डीएनए सेगमेंट्स को रिलीज़ कर रहा है डेथ के नतीजे में। अब जब उसने अपने डीएनए सेगमेंट्स को रिलीज़ किया मीडियम में, तो दूसरा बैक्टीरियल सेल उन्हीं डीएनए सेगमेंट्स को अपटेक कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है डिफ्यूजन की मदद से। तो वो जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं, आमतौर पे ये डीएनए के सेगमेंट्स वो होते हैं जिन पे कीमती जीन्स मौजूद होती हैं। ये वैसे तो हर जीन ही बैक्टीरियल सेल के लिए कीमती है, लेकिन सर्वाइवल के लिए जो एसेंशियल जीन्स हैं, रेजिस्टेंस के लिए जो एसेंशियल जीन्स हैं, आमतौर पे इन सेगमेंट्स पे वो जीन्स होती हैं। तो इनके ऊपर जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन मौजूद है, तो दूसरा सेल क्या करेगा, उन जीन्स को जो है वो उस डीएनए सेगमेंट को कैप्चर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और अपने डीएनए का हिस्सा बना लेगा। तो वो रेजिस्टेंस इस रेसिपिएंट सेल में भी आ चुकी, क्योंकि इसको वो जीन्स मिल चुकी हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म हो चुका ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहलाएगा, और ये मेथड ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो ये तीन मेथड थे, कॉन्जुगेशन, फिर ट्रांसडक्शन और फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तीन मेथड, तीन टाइप्स जेनेटिक रिकम्बिनेशन की। अब हम ये देख लेते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं वो अपने अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी किस तरह के लेके आते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस
किस तरह से लेके आते हैं। हाल दो के ऊपर जो हमने बात की है अभी जेनेटिक रिकम्बिनेशंस की, ये जेनेटिकली वेरिएशंस लाने के ही तो अंदाज़ हैं, जैसे इंट्रो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। लेकिन अब इसको एक अलग से हेडिंग बना के भी हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ जो है म्यूटेशंस का भी जिक्र करेंगे। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी बैक्टीरिया में कैसे आती है, एक तो ये ज़रूरी है, क्यों, बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे इंट्रो में जिक्र किया कि बाइनरी फिशन और बडिंग है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आइडेंटिकल डीएनए होता है, आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, जो वेरिएशंस तो होती नहीं है, इसलिए उन सेल्स को हम क्लोनल सेल्स कहते हैं या क्लोन्स कहते हैं। डीएनए में वेरिएशंस तो आई नहीं है। तो बैक्टीरिया में चूँकि मोस्ट कॉमन मेथड ही जो है वो एसेक्सुअल मेथड है, तो ज़रूरी है कोई और अंदाज हो जो जेनेटिक वेरिएशंस लेके आए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ऊपर, और अभी हमने पढ़ा भी, जेनेटिक रिकम्बिनेशन है एक, और दूसरा कि जब बैक्टीरिया बाइनरी फिशन में डिवाइड होते हैं ना, तो बाइनरी फिशन में ऊपर हमने बात की कि बाइनरी फिशन से पहले वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, अपने डीएनए की कॉपी बनाएंगे, रेप्लिका बनाएंगे। तो डीएनए की जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो उस दौरान डीएनए में एरर्स के नतीजे में चेंजेस आ सकती हैं, जिनको म्यूटेशंस कहते हैं। अब म्यूटेशंस दो तरह की होती हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन में तो बैक्टीरिया को फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन म्यूटेशंस दो तरह की हो सकती हैं, हार्मफुल और कंस्ट्रक्टिव या यूज़फुल म्यूटेशंस। तो हार्मफुल म्यूटेशंस जो हैं वो आमतौर पर डिलीट हो जाती हैं, क्योंकि हार्मफुल जो म्यूटेशंस हैं वो बैक्टीरिया को सर्वाइवल नहीं देती। जिन बैक्टीरिया में हार्मफुल म्यूटेशंस आती हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो आमतौर पे वो जीन भी उस मीडियम से या उस जीन पूल से ख़त्म हो जाती हैं। एनीहाउ, जो यूज़फुल म्यूटेशंस हैं डेफिनेटली वो बैक्टीरिया के फ़ायदे में है, और बैक्टीरिया यूज़फुल म्यूटेशंस को एक्युमुलेट करते हुए अपने आप को इवॉल्व करेंगे। तो दो मेथड्स हो गए वेरिएशंस लाने के, जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाने के, एक जेनेटिक रिकम्बिनेशन, उसमें फिर आगे 3 टाइप्स, और दूसरा म्यूटेशंस। अब इसके नतीजे में इन दोनों इवेंट्स के, ये मैकेनिज़म्स के नतीजे में बैक्टीरियल जीनोम है वो चेंज होता रहता है, और उनमें जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो चलता रहता है, क्योंकि एवोल्यूशन का जो ताल्लुक है वो जीन्स के अंदर आने वाली चेंजेस के साथ भी है। मेन तो यही है कि जेनेटिक लेवल के ऊपर चेंजेस आती हैं जो फिनोटिपिकली, जो फिनोटिपिक लेवल के ऊपर या फिनोटाइप लेवल के ऊपर आके अपेयर होती हैं, अपने आप को ज़ाहिर करती हैं। तो एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो आएँ। तो बैक्टीरिया जो इवॉल्व करते हैं उसके लिए वो जो जेनेटिक वेरिएशंस लाते हैं उनमें म्यूटेशंस, और दूसरा जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो काफ़ी चीज़ों को मैंने बार बार रिपीट किया ताकि आपको आसानी से चीज़ें याद भी हो जाएं और समझ भी आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में किसी टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।